In this coming video, we would discuss the two voyages of Christopher Columbus taken from the book The Four Voyages of Christopher Columbus, which is a compilation of his own logbook, letters, and dispatches. Or we can say it is a narrative drawn from the life of the admiral by his son Hernando Colon and other contemporary historians. This book is edited and translated by J. M. Cohen. We would be taking second and third voyage for our discussion, which were embarked on in 1493 and 1498 respectively from Spain. The members of the group are Bajrang and Aditya, who would be discussing the second voyage, Rimi, Prashant, and Abdur Rahman, who would be discussing the third voyage. हमारा सेकंड और थर्ड वोयाज है जिसमें मैं बजरंग सिंह और साथ में रिमी और आदित्य और अब्दुल एंड प्रशांत मीना है। इसमें मेरा टॉपिक है सेकंड वोयाज जिसमें चैप्टर नंबर 41 से लेकर 52 तक है। और अगर इसमें शुरुआत की बात करें तो कुछ मतलब सारांश के तौर पे बोलना चाहूँगा मैं ज़्यादातर। इसमें हम बात करेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने सेकंड यात्रा की शुरुआत 1493 से की थी 25 सितंबर। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत स्पेन के कैडिज नामक स्थान से की थी। अगर हम स्थान की बात करें तो उससे पहले अगर हम देखें तो यात्रा शुरू करने से पहले कोलंबस ने वहाँ के जो पोप थे अलेक्जेंडर 6 उनसे इंडीज के विजय के संदर्भ में पुष्टि प्राप्त की थी और उपहार मांगा था। पोप ने कैथोलिक संप्रभुताओं जो फर्डिनेंड व इसाबेल है वो सभी जीते गए क्षेत्र प्रदान किए और जो नए क्षेत्र खोजे जाएंगे उनको और आगे देने का वादा किया गया था। अगर बात करें तो कोलंबस ने अपनी संपूर्ण सेकेंड यात्रा के दौरान शुरुआत में खराब मौसम या विकेट का सामना नहीं किया, लेकिन साइमन द्वीप पहुंचने से पूर्व संध्या पर उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ा। और जैसे अगली बात उसके दल ने कैरेबियंस की का पता लगाया जिनमें सबसे पहले वो कैरिब्स जनजाति जो एक नर पक्षी अपनी क्या कहते प्रथाओं के लिए जानी जाती थी उनका सामना हुआ, लेकिन अंत उनको हरा दिया गया और उनके साथ व्यापार और उनकी रीति रिवाजों को फॉलो करने लग गए। कोलंबस व उनके साथी जो भी थे कैरिब के साथ व्यापार करते थे और जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ के लोगों का रीति रिवाज को भी साथ में फॉलो करते थे। और कोलंबस का मानना था कि वहाँ की जितनी भी जनजाति है उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित करना, ये सबसे उनका मेन लक्ष्य था। इसके साथ भी जब वो हिस्पानियोला पहुंचे जो कि पिछले पहली यात्रा के दौरान भी वहां पहुंचे थे और उनको अपने अंडर कवर किया था। जब वो वहां पर दूसरी बार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का जो हिस्पानियोला क्षेत्र था वो आग के द्वारा खत्म कर दिया गया और जहां वो वहां पर जो लोग थे ईसाई समुदाय के जितने भी लोग थे उनको मार डाला गया। इसके बाद अगर कोलंबस ने देखे तो वहाँ के मूल निवासी गुआ कामारी के साथ संपर्क स्थापित किया और उनके जो स्थानीय लोगों के साथ उनके व्यापार शुरू कर दिया। और अगर हम देखें आगे तो जो मेन दूसरा लक्ष्य था कि वहाँ जाके पता लगाना कि सोने का, क्योंकि जब पहली बार कोलंबस वहाँ गया था तो उसको पता चला कि यहाँ काफी संसाधन है जिसके द्वारा हम यहाँ पे स्पेन के प्रभुत्व को आगे बढ़ा सकते हैं और यूरोप के अंदर अगर महाशक्ति के रूप में उभरना है तो आपको नई दुनिया में जाकर काफी संसाधन प्राप्त करने होंगे। तो उसने यहाँ आकर अपने 2 दल बनाए जिसमें उसने सिबाव और नीति क्षेत्रों के अंदर उन्होंने वो दोनों दल भेजे और उनको काफी अधिक मात्रा में मतलब सोने की प्राप्ति हुई और अन्य संसाधन की भी प्राप्ति हुई। अगर आगे हम देखें तो हिस्पानियोला लौटने के बाद कोलंबस ने अपने भाई बार्टोलोमे कोलन को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। इसी के बाद बात करें तो वहाँ पे क्या पेड्रो सॉरी बीच में भूल गया नाम, पेड्रो मार्गरेट जो वहां पे पहले मत छोड़ के गए थे वो द्वीप पे उनको वहां की स्थानीय जनजाति थी उनको सामना करना पड़ा इसी जनजाति के साथ और युद्ध हुआ उनके साथ। वो स्थिति को संभाल नहीं पाए और उनको हार का सामना करना पड़ा था, उनको नियंत्रित कर लिया गया। तो इसी इसी के कारण जब कोलंबस दोबारा वहां पहुंचे तो वहां के जो प्रमुख नेता थे जो वहां के स्थानीय लोग थे तो उनको बंदी बना लिया गया और दंडित किया गया। इसके अलावा लेकिन अगर हम एंड में बात करें तो कोलंबस ने यही लिखा कि वहाँ के लोगों के साथ काफी मिलनसार थे और अच्छे के साथ उनके व्यापार हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था वास्तविक में। और उनके साथ व्यापार भी किया स्थानीय लेकिन अच्छा नहीं हुआ था।
फिर अगर आगे बात करें तो हम कोलंबस ने जो टेक्टिक्स जाती जो थी, उसके साथ भी उनको काफ़ी मतलब विरोध का सामना करना। और अगर अगली बात है तो वहाँ की एक स्थानीय जनजाति थी जो कि लकड़ी की मूर्तियों की पूजा करती थी। जिसको सिमाओ कहा जाता था शायद, जैसे कि याद नहीं आ रहा है। तो कोलंबस ने उनके साथ भी व्यापार किया और संबंध स्थापित किया, और उनको भी ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया। और अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो ज़्यादातर हिस्पानियोला में रहने के बाद कोलंबस का मतलब जो नॉर्मल काम था वो हो गया था, लेकिन उसने सोचा कि अब वापस चलते हैं स्पेन। तो स्पेन जाने के पूर्व उसको उस ग्वाडलूप द्वीप है, तो वहाँ पर महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा, और उनके साथ भी युद्ध वगैरह हुआ, अगर समझे छोटी मात्रा में युद्ध वगैरह कह सकते हैं। और स्पेन पहुँचने से पहले वो पुर्तगाल गया था, पुर्तगाल के बाद वो स्पेन पहुँचा था। कुल मिलाकर यही है कि अगर हम देखें तो कोलंबस का सेकंड जो उसकी यात्रा थी अमेरिका की, तो उसके आने के मतलब मेन 3 से 4 रीज़न थे। इसमें पहली बात करें तो जब वो पहली बार आया था तो उसे पता चला कि यहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ की जनजाति है, तो मतलब काफ़ी भोली भी है, और वहाँ पे हम आके अपना क्षेत्र विस्तार कर सकते हैं, औपनिवेशिक रूप से संसाधन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए उसने एक ज़मीन प्राप्त हो सकी थी, और दूसरा था कि सोने की प्राप्ति। वहाँ की नदी वगैरह भी थी, और आसानी से सस्ता लेबर वगैरह जो भी कह सकते हैं प्राप्त हो सकता था। तो ये 2-3 कारण थे, आराम अगर हम समझे तो। इसके अलावा अगर हम इन सभी जो मैंने विस्तार में से बता भी दिया, लेकिन अगर हम अलग से पॉइंट डिस्क्राइब करें तो एक तो हो गया औपनिवेशिक वाला, अगर हम जाने तो जिसमें उन्होंने वहाँ के हिस्पानियोला सबसे पहले पहुँचे, वहाँ के लोगों को अपने अंडर कंट्रोल किया, और वहाँ के अपने भाई जो बार्टोलोमे कोलन थे उनको वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। और अगर दूसरी बात करें तो वहाँ के मूल निवासियों के साथ उन्होंने मतलब पहले मिलनसार व्यक्ति सबसे पहले उन्होंने जाके उन्हीं के साथ ही व्यापार शुरू किया, और उन्हीं की रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया था उन्होंने। फिर जाके अपने धर्म को प्रचार शुरू किया था। ये समझे दूसरी बात तो। इसके अलावा सोने की खोज जो बात हो चुकी है, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य यही था कि संसाधन प्राप्त करना। और तीसरी बात समझे तो उनका मतलब वहाँ की जो मूल आबादी थी, तो उनके ऊपर काफ़ी बैड इफ़ेक्ट भी पड़ा था। क्योंकि जो यूरोपियन कुछ बीमारियाँ वगैरह थी, तो वो वहाँ भी पहुँची अमेरिका के अंदर। और कोलंबस की शुरुआत के कारण ही भौगोलिक नई खोजों की शुरुआत हुई थी नए देशों के साथ। और भी कई राष्ट्र थे जो यूरोपियन जो भी नई देशों की खोज करना चाहते चाहते थे। तो इस एक समझा तो एक तरह का उनको भी एक मोटिवेशन टाइप में से मिल गया था। और जो सबसे मैंने बात की थी व्यापार और संसाधन, तो यात्रा थी महासागर की, वहाँ रास्ते का भटकना एक आम बात होती है, इसलिए उन्होंने जो मानचित्रण का काफ़ी अहम योगदान दिया। एक व्यापार स्थापित किया जो हर कोई वहाँ जा सके, और आसानी से व्यापार कर सके और संसाधन की प्राप्ति कर सके। इसके अलावा धार्मिक रूपांतरण जो था, तो अपने कैथोलिक संप्रदाय को सबसे अधिक उन्होंने फैलाने का काम किया, और वहाँ के लोगों को ईसाई धर्म में कैथोलिक संप्रदाय के अंदर जोड़ने का काम किया। तो यही कुछ थे मेन पॉइंट, अगर हम जाने तो। थैंक यू। ठीक है रेमी, हो गया। सो मेरा पार्ट है चैप्टर 52 से लेके 64 तक, जहाँ पे कोलंबस ने इजाबेल टाउन की स्थापना कर चुके हैं एंड एक नए टाउन सिबाओ की स्थापना करते हैं। और फिर वो जमाइका और क्यूबा का दौरा करते हैं और वहां पे अपना खोज जारी रखते हैं। और फिर उनकी जर्नी कैसे एंड होती है एंड जहाँ पे वो वापस चले जाते हैं, एंड फिर थर्ड वॉयज रिमी गंसल करेंगी। सो कोलंबस की यात्रा 14 मार्च 1494 को स्टार्ट होती है इजाबेल से सिबाओ के लिए। सिबाओ एक अराउंड वहां से इजाबेल से 100 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड था, और वो इसीलिए वहां जाना चाहते थे बिकॉज गोल्ड रिजोर्स में वो बहुत ज्यादा रिच था। जैसा कि उनको अपने पहले के जो सबऑर्डिनेट लोग थे उनकी वॉयजेस गई थी वहां पे, उससे उनको जानकारी मिली थी।
हिस्पैनिलो आइलैंड के ऊपर सिचुएटेड था, इजाबेला भी एंड सिबाओ भी। सो वो अपनी यात्रा 14 मार्च को स्टार्ट करते हैं और उनको 3 मेजर रिवर्स मिलती हैं रास्ते में। रियो डे ला कैनस, जो कि एक काफी बड़ी रिवर होती है, एंड उसके बाद रियो डेल ओरो, जिसको पास करने में उनको काफी डिफिकल्टी होती है बिकॉज वहां पे बारिश की वजह से एंड वहाँ की एक्सट्रीम वेजिटेशन की वजह से। तो उनको उसके अंदर सामना करना पड़ता है, एंड जैसे जैसे वो अपने ऑलरेडी उनके पास जो रिसोर्सेज कम होते हैं, बिकॉज अराउंड उनके पास 200 से 300 के बीच ही होते हैं स्पेनियर्ड्स अपने पास, और अराउंड 20 या 30 हॉर्सेस उनको अकम्पनी करने के लिए। तो इसीलिए उनकी जो यात्रा होती है उनको काफी स्लोली कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ की उनको वेजिटेशन साफ करनी पड़ती है, एंड रास्ते में उनको वहाँ के इंडियंस भी मिलते हैं, नेटिव पीपल, जिनके साथ उनका काफी सामना होता है। बट एज ही सेज कि दे आर कावर्ड्स एंड दे डोंट फाइट, सो एज सच उनको उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम साबित नहीं होती है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द वेपन और एनिमल, दैट इज हॉर्स। बिकॉज जो इंडियन ट्राइबल्स थे वो हॉर्स से बहुत ज्यादा डरते थे, बिकॉज उन्होंने वैसा कोई क्रीचर कभी देखा नहीं था, एंड दे थॉट कि वो हॉर्स उन्हें खा जाएगा। तो हॉर्स को देखते ही वो लोग काफी डर जाते थे एंड अपनी जगह छोड़ के भाग जाते थे। सो जैसे जैसे वो अपनी सिबाओ की यात्रा आगे बढ़ाते हैं, वो जो वहाँ का एल्टीट्यूड है वो बढ़ता जाता है, हाइट बढ़ती जाती है, और रास्ता और ज्यादा मुश्किल होता जाता है बिकॉज वहाँ पे पथरीला रास्ता बढ़ जाता है। बट साथ ही साथ वहाँ की नदियों में उनको गोल्ड के कुछ छोटे मात्राओं में प्राप्ति हो रही होती है, तो उनको उससे पता चलता है कि हाँ, इस आगे जाना फायदेमंद है बिकॉज वहां के पहाड़ों से ही बहती हुए जो पानी आ रहा है उसी में गोल्ड मिल रहा है। सो दैट्स वाई वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जब वो वहां पे पहुंचते हैं, बीच में कुछ इंडियन से सामना होता है उनका, बट लाइक आई सेड कि वो हॉर्स को देख के ऑलरेडी भाग जाते हैं। देन वहां पे पहुंचने, सिबाओ में पहुंचने के बाद कोलंबस ये फैसला करते हैं कि हम यहाँ पे भी एक फोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे ताकि इस एरिया को पूरे सिक्योर कर सकें, और जो क्रिश्चियन लोग हैं आसपास के या जो ट्रैवलर्स होंगे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। तो वहां पे फोर्ट इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम रखते हैं फोर्ट ऑफ सैंटो थॉमस, और वहां पे स्टेशन करते हैं पेड्रो मार्गरेट को, जो कि एक काफी हाई लेवल ऑफिसर होते हैं कोलंबस के टाइम में, बट आगे चल के वो काफी प्रॉब्लम देते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे भी। तो ये जो फोर्ट होता है, फोर्ट ऑफ सैंटो थॉमस, वो काफी अच्छे से अर्थ मतलब स्टोन एंड लकड़ी से बनाया जाता है, और वो इतना स्ट्रांग होता है कि इंडियन अटैक्स उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसको इस्टेब्लिश करने के बाद एडमिरल क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी यात्रा वापस इजाबेल के लिए स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे एज सच उनका कोई काम नहीं होता है। वहां पे वो लोग 100 लोग छोड़ देते हैं, जिसमें से 70 लोग फोर्ट बनाने का काम करेंगे, बाकी 25 लोग वहां की सेफ्टी का काम करेंगे। तो एडमिरल जब अपने रास्ते पे इजाबेल वापस आ रहे होते हैं, अगेन उनको वो नदी करनी पड़ती है, एंड उस नदी में फ्लड आया होता है, तो उनको काफी वेट करना पड़ता है और कैनोज बनाने पड़ते हैं, अपने छोटी छोटी बोट्स बनानी पड़ती है उस रिवर को क्रॉस करने के लिए। जो क्रिस्टोफर कोलंबस एक चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं वो है वहाँ की वेजिटेशन, कि वो देखते हैं कि हम लोग जो भी क्रॉप वहाँ पे उगाते हैं, लाइक बेसिक फ्रूट क्रॉप्स हैं, तो वो 20 से 25 दिन के अंदर उग जाते हैं, एंड वो फल देना स्टार्ट कर देते हैं, एज इन ग्रेप्स। वो 25 दिन में अनराइप ग्रेप्स खाने लायक तैयार हो जाते हैं। शुगर केन 1 हफ्ते में जर्मिनेट हो जाता है और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और वीट, ईयर कॉर्न वीट एंड बार्ली एंड बाकी ट्यूबर्स, इन सब की भी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और कोई भी प्लांट जो आप वहां पे लगाते हो 30 दिन से 40 दिन के अंदर उसको कंज्यूम करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो ये इसका कारण ये था कि वहाँ का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा माइल्ड था, स्पेन जैसा ही था। माइल्ड स्पेन का क्लाइमेट भी होता है, यही एडमिरल ने कहा है कि वहाँ का क्लाइमेट भी माइल्ड था लाइक स्पेन, बट दे रिसीव मच हायर रेनफॉल। वहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा होती थी एज कम्पेयर टू स्पेन, जो कि इसकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता था। बट जैसे वो वापस जा रहे थे, इजाबेल पहुंचे भी नहीं थे, उनको पेड्रो मार्गरेट की तरफ से खबर मिल गई कि कुछ इंडियंस प्लान कर रहे हैं फोर्ट सेंट थॉमस पे अटैक करने की एंड उसे डिमोलिश करके आग लगाने की। तो ये सुनते ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कि वो कुछ एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट, बट ये वो भी जानते थे कि इंडियंस एज सच कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द
Christians, and also the horse that was stationed in the fort. So फिर भी एडमिरल करीब 270 लोगों को और भेजते हैं बाय फुट एंड 20 लोग बाय हॉर्सेस खाने के साथ में उस फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के। और एडमिरल ने ये भी सोचा होता है, पूरी प्लानिंग करते हैं कि ये जो नया शहर हम लोग बसा रहे हैं उसको हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ बसाएंगे। एंड वहां पे उनने देखा कि वहां से जो सबसे पास पानी का सोर्स है वो अराउंड 5 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए कैनल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ताकि वो पानी यहाँ तक पहुंचाया जा सके एंड आगे के क्रिश्चियन मिशनरीज एंड क्रिश्चियन एक्सकवेशन ऑफ गोल्ड में मदद कर सके। तो ये हुआ वहां सैंटो थॉमस का, एंड वहां का जो लड़ाई थी उसको उन्हें सुलझा दिया। वहां पे उन्हें भेजा होजेडा को, जो कि उनका एक कमांडर था। वहां पे जो एक काकी ने अटैक किया था, दैट इज द किंग, द लोकल किंग, उनको उनने कैप्चर कर लिया एंड उनके परिवार वालों को भी, एंड देन उनको इजाबेल वापस ले आए एडमिरल के पास, जहां पे उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया गया। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी यात्रा स्टार्ट की क्यूबा की, बिकॉज ही वॉज वेरी इंट्रीग्ड टू नो इस कि क्यूबा की क्या वो एक आइलैंड है, क्या ये वो मेनलैंड है। तो इसीलिए ये सोचते हुए उन्हें अपनी यात्रा शुरू की, और उसी के लिए उन्हें एक पूरा गवर्निंग काउंसिल बनाया इजाबेल में फॉर द आइलैंड ऑफ हिस्पैनियालो। तो उसके अंदर उन्हें अपने ब्रदर डॉन डीगो कॉलन को प्रेसिडेंट बनाया, फादर ब्यूइल पेड्रो हेडनेस कॉर्नल को रेजेंट बनाया, एंड कैरवजाल को मैजिस्ट्रेट बनाया, और फिर उनको अपने काम सौंपे और वो अपनी यात्रा के लिए क्यूबा के लिए निकल गए। और ये आदेश देते निकले गए कि वहां की जो माइंस हैं काइबो की, जो उन्हें रिसेंटली फाइंड की है, उसमें एक्सकेवेशन जितने जल्दी शुरू हो सके वो किया जाए, एंड जो वहाँ की इंडियन पॉपुलेशन है उनको सबड्यू कर दिया जाए, उनकी पावर बिल्कुल खत्म कर दी जाए, ताकि वो आगे चल के भी क्रिश्चियंस को कोई प्रॉब्लम ना दे पाए। तो वो 29 अप्रैल को अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं क्यूबा के लिए, फ्रॉम सैन निकोलस पोर्ट। और उनको ये लगता है कि उनको वहां पे काफी अच्छा वेदर मिलेगा, जो कि उनको पहले दिन मिलता भी है, बट आगे जाके उनको काफी इश्यूज होते हैं, बिकॉज जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनको खाने की शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज, लोगों की वेयरीनेस, एंड सबसे मेजर इशू है क्यूबा के पास के आइलैंड्स एंड आइलेट्स, और उनका जो वाटर डेप्थ है वो काफी 1 फेथम्स डीप है, जो कि किसी बड़ी शिप के लिए वो नहीं है, इनफ नहीं है ट्रैवल करने के लिए। सो एडमिरल अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, एंड बीच रास्ते उनका मन बदल जाता है, एंड वो देखते हैं कि ओ हमारे आसपास एक और आइलैंड बड़ा सा दिख रहा है, तो ये वाली वॉयज कंप्लीट करने से पहले क्यों ना हम लोग वो आइलैंड भी डिस्कवर करते चलो। और वैसे ही वो जाते हैं जमाइका की तरफ। तो क्यूबा के जिस कोस्ट पे टच होते हैं पोर्ट ऑफ सांता क्रूज पे, एंड वहां से वो निकल जाते हैं अगेन जमाइका के लिए, जो कि उनको अभी तक का सबसे देखा हुआ ब्यूटीफुल आइलैंड लगता है। और वहां पे बहुत सारे नेटिव्स उनके सामने आते हैं कनोज में, और काफी सारे नेटिव्स हैप्पीली उनके पास आ रहे थे अपना खाना लेके, पानी लेके, और जो भी उनके पास अवेलेबल आइटम्स थी वो लेके वो आ रहे थे, एंड हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, एंड उसके रिटर्न में जो इंग्लिश, यूरोपियन आइटम्स लाइक ट्रिंकेट्स एंड ऑल, वो लेके वो जाने में बहुत खुश हो रहे थे। एंड एक जमाइका के एक आइलैंड पे एक इंडियन, नेटिव इंडियन आया, और उन्होंने बोला वो किस स्टाइल जाना चाहता है उनके साथ, जिसको उन्होंने बहुत हैप्पीली अपने साथ ले लिया, एंड देन उन्होंने अपनी यात्रा क्यूबा के लिए वापस स्टार्ट की, विच वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल वन, येट वेरी रगेड, बिकॉज वहां पे बहुत सारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आ रहे थे, एंड जो वाटर का करंट था वो उनके ट्रैवलिंग वे के अगेंस्ट में था, तो उनको अपनी यात्रा को रोकनी पड़ी, एंड वहीं पे जमाइका के पास में फिर से रात भर रुकना पड़ा। एंड पानी इतना कम डेप्थ था पानी का कि उनको अपनी शिप को टो करवा के खींचना पड़ रहा था खुद से, बिकॉज वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। देन वो आगे चले, उनकी तबीयत लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकेंड वॉइस स्टार्ट करने के बीच में भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, इन द एंड ऑफ 1493 एंड 1494 बिगिनिंग, एंड वैसे ही उनकी तबीयत अभी भी खराब थी, जिसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते रहे, वो क्यूबा की तक पहुंचे, सांता मार्टा तक, जहाँ पे उनको एक नेटिव से बात करने पे पता चला कि जी नहीं, ये एक आइलैंड है, ये एक मेनलैंड नहीं है। स्टिल उन्होंने अपनी वॉइस थी वो कंटिन्यू की,
वेस्टर्न साइड में इन ऑर्डर टू लाइक ट्रैवल इंटायर ऑफ क्यूबा इन अ थॉट दैट ही कैन कवर इट ऑल एंड कि आगे चल के उनको पानी की डेप्थ अच्छी मिल जाएगी एंड वहां पे वो पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, जो कि नहीं हुआ बिकॉज पानी की डेप्थ वहां पे भी उनको इश्यूज आ रहे थे। सो इसीलिए उनने क्यूबा के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंच के ये फैसला लिया कि वो वापस जाएंगे हिस्पैनियालो इजाबेल। सो वो अपनी जर्नी वापस स्टार्ट करते हैं। अब बीच में उनको इंडियंस मिलते हैं पानी की समस्या के वजह से। ही स्टॉप्स इन मेनी आइलैंड्स एंड फिल्स वाटर एंड वहाँ उनका जो क्रू होता है वो परेशान हो जाता है बिकॉज उनका जो राशन होता है वो उनको दिन के खाली एक रॉटन बिस्किट और वाइन की एक ग्लास मिल रही होती है, दैट इज नॉट इनफ फॉर सस्टेनेंस। सो इसीलिए उनको काफी जगह पे रुकना पड़ रहा था, अपने क्रू की एट्रोसिटी का सामना करना पड़ रहा था बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी विद द वॉयज एंड दे वांटेड टू रिटर्न होम एज सून एज पॉसिबल। सो वो अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, वो क्यूबा के सेंटा क्रूज पोर्ट पे वापस पहुंचते हैं एंड देन वो अपना रास्ता सोचते हैं हम लोग जिस रूट से आए थे उस पे ना जाके पहले हम लोग जमाइका के वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंचेंगे एंड देन हम लोग वहां से आगे जाके इजाबेल के लिए पूरा राउंड अराउंड मारते हुए फ्रॉम द अमोहा आइलैंड विच इज नाउ द मोहा आइलैंड वहां से रिटर्न करेंगे। सो वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, काफी इल रहते हैं बट फाइनली वो ईयर एंड तक अराउंड अक्टूबर तक 1494 तक वापस अपने आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उनका क्रू सेटल हो जाता है बट वहां पहुंचते ही उनको पता चलता है कि जो पेड्रो को जिनको सिबाओ में छोड़ के गए थे उनकी बैड डीड्स की वजह से, जैसे उन्हें वहां का सबड्यू नहीं किया इंग्लिश इंडियन पॉपुलेशन को एंड बल्कि वहां पे उनको एक्सप्लॉइट किया और बिना बताए उनको वो स्पेन वापस चले गए। ये देखते हुए उनको वहां पे कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए अपने कुछ लोगों को वहां पे लेके जाना पड़ा। वहां पे उनको पता चले कि 4 मेजर चीफ्स हैं इंडियंस के जो पूरे हिस्पैनियालो को कंट्रोल करते हैं एंड उन्हीं के अंडर काफी सारे किंग्स थे जो जिनने रिवोल्ट किया था और जिनने काफी क्रिश्चियंस को मर्डर भी किया था। ये जो 4 चीफ थे उनका नाम था कैनाबो, हिगुआनमा, बेहेचियो एंड ग्यूरिनोक्स। उसमें जो बेहेचियो थे उनने सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस को मारा था। उनने खुद एग्री किया कि he killed around 20 Christians. So Admiral was very unhappy and angry with this. So he took one of his Indian aide, that is Guyakanagiri, to fight against his enemies. And Guyakanagiri also wanted to avenge because these Indians also attacked him and took his wife as prisoner. So when the Spaniards attacked, the Indians ran away as cowards like always, and the war was subdued. एंड वहां पे इतनी शांति स्टैब्लिश हो गई कि कोई भी स्पेनिश या कोई भी क्रिश्चियन वहां पे बिना किसी डर के आवाजाही कर सकता था, ट्रैवलिंग कर सकता था एंड मर्चेंट भी ट्रैवल कर सकते थे बिना किसी डर के। और वहां पे सिबाओ के प्रोविंस में एडमिरल ने ये एक स्टैब्लिश किया कि वहां के जितने लोग होंगे 14 साल से ऊपर के वो वहां पे टैक्सेशन भरना पड़ेगा उनको, जो कि 25 पाउंड ऑफ कॉटन रहेगा गरीब लोगों के लिए, और जो थोड़े वेल टू डू हैं जिनके चीफडम बड़ा है वो एक बेली फुल ऑफ गोल्ड डस्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ इन्हें एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया जो कि पहली बार स्टार्ट हुआ गया। उनने कॉइन्स या टोकन्स मिंट किए जो कि जितने भी इंडियंस टैक्स पे करेंगे उनको अपने गले में पहनना पड़ेगा कि हाँ हमने टैक्स दिया है और हमें इसके रिटर्न में मिला है, प्रूफ है, आइडेंटिटी है कि हमने टैक्स पेयर है, हमने टैक्स पे किया है, ताकि उनको अरेस्ट ना किया जाए। सो वहां पे फिर शांति स्टैब्लिश होगी अगेन। इसमें इनने वहां की कस्टम, सेरेमनी एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बात की है एंड सेमीज के बारे में बात की है जो कि मेन चीफ के घर में मिलती है मेजरली, और भी घरों में मिलती है बट मेन चीफ के घर में काफी ज्यादा और वेल डेकोरेटेड मिलती है, वुडन होती हैं और इन्हीं से प्रे करते हैं। सो इसे हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे थोड़ा सा आइडेंटिटी का हिंट अवेलेबल था। एंड एक इंसिडेंट में एक स्पैनिश ने देखा कि यहाँ पे फेक स्पीकिंग की जा रही थी, लाइक ऐसा पोर्ट्रेट किया जा रहा था कि वो वुडन आइडल बात कर रहा है एंड इंस्टेंट एक इंसान पीछे से बात कर रहा था। तो ये भी देखा कि वहां पे काफी फॉल्स प्रैक्टिसेस भी थी। एंड सो
कि एब्सोल्युटली वहां पे 100% 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं थी एंड वहां पे भी फॉल्स प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी। देन क्रिस्टोफर कोलंबस ने वापस जाने का निर्णय लिया। ऑन 10th of March 1946 he embarked on his journey with 225 Spaniards and around 30 Indians। उनने स्टार्ट किया, वो वापस जाना स्टार्ट किया विद द टू शिप्स, दैट इज सांता क्रूज एंड नीना। एंड रास्ते में अगेन उनको खराब वेदर का सामना करना पड़ा एंड इवन जो उनके 3 और को पायलट्स थे उनको भी पता नहीं था वेयर दे आर गोइंग। And then Christopher Columbus was the one when he saw that they have reached the port of Vincent, which was near Portugal and Lisbon, and they knew that they were on the right coast, and that way they reached Spain back again. And over to you, Rimi. Voyage, I'll be covering the chapters from 65 to 75. The third voyage has been covered by his son Orlando Colin. And in this voyage, the third voyage, as stated by Aditya, second voyage, Christopher Columbus returning to Spain. But this time for third voyage, it was difficult for him to make authorities understand कि let him go with the large fleet because whatever happened during the second voyage, because of whatever happened in the second voyage, and due to the nobles not having their faith in Christopher Columbus. So in 1498, Christopher Columbus ने अपना third voyage के लिए embarked his journey from Sanlúcar de Barrameda in 1498 from Spain. But this time he thought of dividing the fleet in two parts. One part headed towards north, that is towards Hispaniola, and second part headed towards Equator, because for this time he was aiming to discover the land of rich in spices, rich in hot textile, the land of India. But little did he know that he would end up discovering the South American mainland or the South American continent. So while his journey towards equator, as Aditya had explained in his during second voyage, that time too उनको बहुत obstacles हुए थे. That time too he had obstacles of weather, of rain, of climate. But this time it was different because while heading towards equator, the temperature was increasing. Temperature was ever increasing. This time it was not as similar to Spain क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, it was getting more difficult day by day for the troop to survive. So as he was heading towards south, as mentioned in his description, कि if they would have been stayed there longer or continued sailing there longer, they would have been destroyed by the scorching heat. So this was the part that they decided to turn towards north once again. And while turning towards north once again, they ended up stationing on the island called Cap on the island of Peria Peninsula, Cape Verde. Okay, just give me a second. Okay, so they ended up discovering Peria Peninsula, which is a main part of Venezuela. And this was the turning point. From this time on, the things or the geographical indications, but interpreting all those indications, Christopher Columbus got to know that okay, this is a third hemisphere, different from what has been described by Pliny and other writings and the travelers. So he said he challenged on the basis of all these things which was going around him, like the difference in vegetation, difference in climate, the salt water and fresh water flowing equally side by side. So he said this is a third hemisphere and Earth is not spherical in shape; it is a pear shaped because while embarking his journey from Spain, he had in his mind that if Earth is spherical in shape, if he'll continue his journey towards westwards, he'll end up landing in east of the continent or in Asian continent. So, but as he had planned, the situation didn't has the as he had planned, he didn't get the same results. Although he had discovered an accidental discovery of South America, which was rich in gold, which was rich in pearls, but the things which happened between him discovering Trinidad and Paria Peninsula and whatever happened while him seeing that in Trinidad the Rio de Grande, the river which he said Rio de Grande, which he thought earlier was Ganges of India because according to him there is a tree of God and from that tree there are four rivers that flow, that is river Ganges in India, Euphrates and Tigris in Asia and the Nile in Africa. But when he discovered and when he compared what have been described in historical writings, he came to know, he concluded, no, this is something different. This is the
third hemisphere which he has discovered. So in this discovery, the following things happened. He noted the climate vegetation. He noted that how the salt water and the fresh water flowing side by side is something nothing short than of the miracle of God, or this is the abode of God. But then he continued that while he was sailing, the more deep he was sailing, the more he could feel, no, this isn't salt water. This is a fresh water. This is the sweet water. जैसे जैसे उन्होंने अपना जर्नी कंटिन्यू किया, सो वी गॉट टू नो कि नहीं, इतना स्वीट वाटर या इतना फ्रेश वाटर couldn't be coming from a small land or couldn't be coming from an island. This must be coming from a big mainland or the big land mass. So he continued towards it, and जैसे जैसे वो बढ़ते गए, he noticed कि उस fresh water के वहाँ पे there is a deep damp vegetation. There has been sign traces of cultivation. There were traces of animals. Secondly, thirdly, as Aditya had told and Bajrang had told, while in second voyage to the locals or the Indies, some of them were very friendly and welcoming, but some of them were skeptical. They thought that they are danger to their culture, so they attacked. So, in an hilarious way, Christopher Columbus described one incident where he saw one more ship during around Paria Peninsula, and he thought ki if they'll do music, if they'll sing, if they'll dance, so it would be a welcoming gesture from their side. But contrary to it, the locals which were not black as he had described, ki Indies were black in color, they were the black races, the tall in height, but it was something different. The people were white in color, they were very fair, they were very well fair, they had well developed limbs, long hairs, smooth hair. So he thought, ki, okay, let's do something. But when they did dance and music, so they started attacking them. So when they went inward, so they saw ki people of Paria Peninsula, people of Trinidad were heavily jeweled. They had pearls on their arms and their waistbands. So he asked them ki kahan se, from where are you procuring them? So a part of them said ki this is north of it, this is west of it. So he got to know okay, there is a big mainland mass. So he described to His Majesty in the same way कि it has been long time of you conquering something. If we conquer this area, we would be very rich. And as we know कि बाद में industrial revolution में जाके this whole bullion scene came into play for them developing. So moving forward, this was him discovering South America accidentally, the another major landmass which was rich in diversity, rich in resources. But then as he was tired, as he was very tired due to the increasing temperature, and as he had described, ki even in second voyage there was sleepless nights, and he thought he has gone partially blind, but this time his eyes were inflaming. So he thought to have some rest, and he went towards Hispaniola, where his brother was in charge along with Francisco Ronald. But again, the situations were not in favor of Christopher Columbus. When he went there, he saw the situations are completely different. Why the situation was different was the background was his brother being stationed there. There was Francisco Ronald too. Francisco Ronald analyzed कि अगर वो ऐसे ही continue करता रहा, he wouldn't be able to gain anything. So he decided to plan a revolution where people would outside the Spanish authority. So he told them that these people are here who are telling you things in sake of Christianity that they would help you. They are not here to help you, but to rob you off. So he planned the whole rebellion thing, but it was his futile attempt because people were more loyal to Christopher Columbus and his brother who was stationed there. So by the end, due to the whole rebellion thing, Christopher Columbus he too addressed ki okay, he too acknowledged that this was his failure. So he negotiated with Francisco Ronald ki he would provide him slaves, a luxury and leisurely life. But due to whole this situation of a small rebel, people over there, the locals over there, saw a different side of Spanish authority, which was that of robbing them of their cultural identity, robbing them of their resources, and turning them into slaves. Slaves being them turning into slaves on their own land. So this was the whole third voyage, from starting from Spain in 1498 to discovering South America and to losing his authority over Hispaniola, because from there he was arrested uh, by Spanish authority. He was chained and arrested and sent back to South America. Over to me, Abdul Rahman. My chapter is 76 to 86. I will summarize the thing what Remy told about us.
During the 14th and 15th century, Europeans sent expeditions to Asia in search of gold, silk, and gems. At the times of many explorers thought the world was mostly land with a little water. So while others tried to sail around southern Africa to reach Asia, Columbus believed that could find a shorter route by sailing west. On August 3rd, 1492, Columbus and 90 crew members left Spain and sailed west on three ships, the Nina, the Pinta, the Santa Maria, by the morning of October 12th. As anxious sailors planned as mutiny, they spotted land and beach on what was known as San Salvador Island. But, uh, but Columbus believed that he had reached the East Indies near Japan. Delighted with the success of Columbus' first voyage, King Ferdinand and Queen Isabella of Spain financed the explorer's second journey on September 25th, 1493. Columbus left Spain with 17 ships and nearly 1,500 men. They crossed the ocean in 21 days and landed what is now Puerto Rico. Columbus also returned the water now, His- Hispaniola and Cuba, of which he landed on during first voyage after two journeys. Columbus had still not produced the Asian riches he promised the king and queen of Spain at the time. It was common belief that spices and jewels and cold and gold could be found near the equator. Columbus charted a route for the south on May 30, 1498. He left Spain with six ships. He reached what are now the island of Trinidad and coast of Venezuela of 1502. Columbus set out on his final search for a passage to mainland Asia. His four ships traveled to Central America, but Columbus was once again convinced he had found Asia. Disaster struck on the voyage home when the badly leaking ships marooned the crew in what is now Jamaica. It was a year before their excuses and returned to Spain. That's it. And over to another one. Thank you. Columbus' third voyage commenced in May 1498, departing from the port of San Nicolas de Bermuda in Spain with a fleet of six ships. Unlike his previous expeditions, which had focused primarily on exploring the Caribbean islands, Columbus set his sights on discovering a pa- pa- passage to the reaches of Asia. His ultimate goal was to find a route to the United Spice Trade of East Indies, bypassing the landmass of Africa. The journey was with challenges from the outset. Columbus encountered adverse weather conditions and including fierce storms and winds, which delayed the progress of the expeditions. As the fleet made its way across Atlantic, tensions among the crew escalated by the harsh conditions and uncertainty surrounding the destinations. Despite these hardships, Columbus pressed onward, eventually reaching the coast of South America in July 1498. He explored the Orinoco River delta, believing it to the mouth of the Ganges River in Asia. However, he soon realized that he had stumbled upon a vast continent previously unknown to Europeans. This discovery challenged existing beliefs about the geography of the world and opened new possibilities for exploration of colonizations. After exploring the coast of South America, Columbus continued his voyage, visiting several Caribbean islands, including Trinidad and Tobago. He encountered indigenous people, whom he described as Chandals as Indians, mistakenly believing that he had reached the outskirts of Asia. Despite the friendly interactions with some indigenous groups, Columbus' encounters also led to conflict and violence as tensions flavor over issues of territory and resources. And in conclusion, Columbus' third voyage explains the conflicts and contradictions of the age of explorations. And despite the controversy surrounding his legacy, Columbus' voyage remains a testament of human curiosity and the relentless pursuit of discovery.